मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मची सियासी घमासान की बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा से सीख लेने की बात करते हुए योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। योगी हिंदुत्व को लेकर फिर से पिछले दिनों की तरह मुखर हो रहे हैं। योगी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर हमला बोला है। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? योगी आदित्यनाथ अपने कानून व्यवस्था में फेल हो चुके हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को डाइवर्ट करने के लिए वो बड़ी बड़ी बात केवल बोलते हैं और पूरे उनका एक ही मकसद होता है कि हिंदू मुसलमान कैसे हो जाए, कैसे हम चुनाव जीत जाएं, कैसे हम उपचुनाव जीत जाएं, इस पे काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रोज़ अनुसूचित लोगों महिलाओं के साथ गलत काम किए जा रहे हैं। हमारे किसानों के बारे में गलत सलत बोला बात, व्यापारी खुद का शोषण हो रहा है। अभी आपने देखा पूरा बुनकर समाज मिलकर गया, बिजली वाले शोषण कर रहे हैं, आपके सामने की बात है। पूरा बनारस का आज हर जगह केवल शोषण किया जा रहा है, बीडीए के नाम पे पूरा बनारस का शोषण हो रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो सब चीज़ें नहीं बोलोगे, उस पर कार्रवाई नहीं करोगे और केवल चुनाव के फायदे के लिए हिंदू मुसलमान कैसे करके चुनाव जीतें। जनता जाग चुकी है, जनता हक और अधिकार पर वोट देगी, जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान इस पर आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ दरअसल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का रोल नहीं उन्हें अदा करना चाहिए। किस देश से कैसा संबंध है ये केंद्र का फैसला होता है। केंद्र को इस पर फैसला लेने का अधिकार होता है, प्रदेश को नहीं। और यही तमाम सवाल हम उठा रहे हैं देश का सवाल में कि क्या योगी का जो बांग्लादेश के हिंदुओं की जो चिंता है उसके मायने क्या हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन राजनीति हमारे देश में यानी भारत में हो रही है। हिंदू कटेंगे मरेंगे तो हिंदुस्तान में अगर आवाज़ उठती है तो विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है। हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले हुए उस समय विपक्ष क्यों खामोश रहा, ऐसा कहा जाता है बीजेपी की तरफ से। योगी हिंदुओं को जोड़ेंगे तो ओवैसी मजहबी एजेंडा क्या शुरू करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो तमाम सवालों पर हमारे साथ खास मेहमान हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संजय राणा जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वामी उपमन्यु हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का स्वागत है। संजय जी, इस बयान के मायने क्या है? हालांकि जिक्र उन्होंने किया है बांग्लादेश का, लेकिन जो कुछ, क्योंकि 2022 में इस तरह का उनका एक बयान आया था चुनाव के दौरान, 80-20 की उन्होंने बात की थी। उस समय भी यही कहा गया था कि ये जो बयान है वो एक तरह से 80% बहुसंख्यक और 20% अल्पसंख्यकों को लेकर दिया है। यहाँ पर भी उन्होंने गोलमोल बात की है। जिक्र बांग्लादेश का था, लेकिन क्या कुछ और मायने हैं इसके राजनीतिक? देखिए, जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि 2022 में 2022 में
योगी जी ने जो 80-20 का नारा दिया गया उसका परिप्रेक्ष्य क्या था? देखिए 80-20 का मतलब ये नहीं था कि 80% बहुसंख्यक और 20% अल्पसंख्यक। 80 का मतलब कि जो जो डेवलपमेंट के साथ है, विकास के साथ है और स्वर्णिम विकास उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के साथ है, वो 80% है। 20% तो कहीं ना कहीं ये तो बीजेपी का वर्जन था ना। बीजेपी का वर्जन, उनका मैं भी आपसे आपका वर्जन पूछना चाहता हूं। ये मेरा भी वर्जन ही है। अच्छा। देश में देखिए ऐसा है, देश में कोई भी हो, जो व्यक्ति देश का विकास चाहेगा, जो देश से प्रेम करेगा, वो देश के प्रति वफादार हमेशा रहेगा, चाहे किसी पार्टी में हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, वो देश से प्रेम करेगा, देश की तरक्की में उसको कुछ मिलेगी। अगर जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने से प्रेम करेगा, अपने समाज से, समाज के बाद अपने धर्म से प्रेम करेगा और द्वेष देश को दूसरे दर्जे पे रखेगा, तो उसकी विचारधारा अलग होगी। जो आदित्यनाथ जी ने बोला है उसके 2 मायने। नंबर 1 मायने, मैं मायनों पर आऊंगा। पहले रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका जो वक्तव्य होगा वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ही की तरह होगा। रत्नाकर सिंह जी, क्या मानते हैं, क्यों जरूरत पड़ी? और कहा यह जा रहा है कि जाति का जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, पीडीए के जो सवाल उठा रहे हैं, उससे घबराकर एक बार फिर हिंदुत्व की राह पकड़ी योगी आदित्यनाथ ने। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर इतिहास उठाकर देख लें तो पहले भी हमारा देश एक बार धर्म के नाम पे इतिहास में मत जाइए सर, इतिहास पे मत जाइए, मैं आज की मौजूदा बात कर रहा हूं। आपको वही बता रहा हूं मैं। एक बार धर्म के नाम पे हमारा देश पहले भी बढ़ चुका है जी। और आज विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जाति के नाम पे आपस में लोगों को लड़ाने की कवायद कर रही हैं। तो अगर जातियों को, सभी हिंदू संप्रदाय के लोगों को एकमत एकजुट रहने की बात किया जाता है, तो एक सशक्त भारत के निर्माण की बात की जाती है। सनातन भारत का मतलब सनातन, और सनातन जो है वो हिंदुओं से है। अगर हिंदू अगर सशक्त रहेगा, सनातन धर्म सशक्त रहेगा, तो भारत सशक्त बनेगा। वही तो योगी जी कह रहे हैं कि आप अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप उठा देख लीजिए, मतलब सनातन मजबूत रहेगा, हिंदू मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। भाई साहब पूरी बात कर लेता हूं, फिर आप मुझे प्रश्न पूछ लीजिएगा, हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पहले मेरी पूरी बात रख लेने दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू जो है गए वहां पे, और वहां पे वो कभी 25% थे, 30% थे, 15% थे, आज वहां पे महज 1% हो गए, 5% हो गए। हुआ क्या कि या तो वो कट गए या तो वो कन्वर्ट हो गए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण ये है कि जोगिंदर पाल जो है मंडल, वो पहले पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने थे और इसी तरह से वो वहां पे गए, लेकिन उन्होंने जब देखा वहां पे परिस्थितियां कि उनके दलित जो है गांव के गांव घेर लिए गए हैं और वहां पे उनको बचने का कोई राह नहीं है, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा था या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या तो कट जाओ। और बाद में वही जोगिंदर पाल जो लॉ मिनिस्टर थे, पाकिस्तान में चले गए थे और मंत्री बने थे, वो भारत में आए और गुमनामी की जिंदगी जिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज अगर आप चेतेंगे नहीं, आज अगर एक मत और एकजुट नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार विपक्ष की पार्टियां हैं वो सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आज बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, विपक्षी पार्टियां चुप है, कोई बात नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन पे तो बात करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है बांग्लादेश में, तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। बांग्लादेश में सभी पार्टियां बोली हैं, बांग्लादेश वाले इशू पर सभी पार्टियां बोली हैं। बांग्लादेश वाले इशू पर राहुल गांधी का भी बयान आया, प्रियंका गांधी का भी बयान आया, और भी जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी बयान आया। अभी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश वाले इशू पे बयान आया सिर्फ जी। किस तरह का। ठीक है, आप बताइएगा। मेरे साथ जाने माने धर्मगुरु हैं स्वामी उपमन्यु जी हमारे साथ। ठीक है, ठीक है स्वामी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक हमारे साथ खास मेहमान है, स्वामी उपमन्यु जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी उपमन्यु जी, ये जो बयान आया, क्या धार्मिकता से इसका कोई लेना देना है? क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है इसका देश से और देश की एकता से लेना देना है। अच्छा। इन्होंने देश की एकता के लिए कहा गया है कि हम लोग जब मिल के चलेंगे, इसमें कहीं पे कोई जाति नहीं बताया गया, कोई धर्म नहीं बताया गया। योगी जी ने न जाति के लिए कहा न धर्म के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग आपस में बटेंगे तो कटेंगे।
इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को मिलके एक रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, न जाति न धर्म जी। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई शब्द नहीं लिया। उन्होंने कहा कि क्यों, क्योंकि इस टाइम बहुत गहराई से सोचने वाली बात यह है कि इस टाइम जो है विदेशी शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, कोई भी विदेशी शक्तियां, चाहे चीन हो, ये सब आघात लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं से भारत कमजोर हो, आपस में लड़ना चालू हो और हम अपना दांव खेल के यहाँ आधिपत्य बना दें। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। 2 खास मेहमान, 3 खास मेहमान हमारे साथ और ना अमेरिका को, ना रूस को, ना चाइना को। ठीक है सर, हम देश की बात कर लें पहले। हम हमारे साथ 3 खास मेहमान और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि उन्होंने कहा कि हम लोग सब मिल के चले, एक रहें। हम ना उन्होंने किसी जात के लिए कहा, ना धर्म के लिए कहा, एक रह के चलने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की प्रगति के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है और उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं कही। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ आ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ हैं। नेहा जी, यहाँ पर मेरे साथ रत्नाकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अभी कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है उसको लेकर ये बयान बिल्कुल सही है, सटीक है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आप क्या मानती हैं? आपके हिसाब से क्या मायने इस बयान के हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पिछले जो चुनाव में नतीजे आए हैं, वो मुख्यमंत्री जी के बयान में साफ साफ हताशा और निराशा झलक रही है। जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है सभी नागरिकों को एक समान समझने की, सभी को एक समान तरीके से आंकने की, वही मुख्यमंत्री ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का पुराना चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है कि किस तरह से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को मुख्यमंत्री जी बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात, तुष्टीकरण कहां से आ गया? बात सुन लीजिए, भारत को एक करने के लिए तुष्टीकरण कैसे आ गया? हो गया आपका? भारत को एक करने के लिए एक रहेंगे, इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया? बताती हूँ कैसे आ गया। एक का क्या, एक का अर्थ ये हुआ ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई 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 भाई। आप बताइए, आप इसको मानते हैं? बोलिए, आप इसको मानते हैं? हम लोग मिल के एक साथ रहें बगैर किसी भेदभाव के। जब सब एक साथ होंगे, सब एकजुट ताकत बनाएंगे, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मानता हूँ, एक साथ रहने के लिए ही कहा गया है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहें, कोई जाति में नहीं बटे, कोई धर्म में नहीं बटे, ना जाति में बटे ना धर्म में बटे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश को भयमुक्त बनाए, वही मुख्यमंत्री भययुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश और देश दोनों को एक करने को कहा है। मैडम आप समझिए तो, देश को और उसको दोनों को एक करने को कहा है उन्होंने कहीं पे भी ये बोलने दीजिए नेहा जी और मैं रत्नाकर जी पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। नेहा पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब। मुझे पता है आप लोगों को आदत है बस टांग अड़ाने की, कुछ भी नहीं बात होगा बस बीच में बोलना है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक और बयान तो गलत बात बोलेंगे तो टांग अड़ाई जाएगी। गलत बात बर्दाश्त नहीं है ना, आपकी नीति गलत और बात रीति बर्दाश्त दोनों नहीं है गलत किसी भी है। तरीके से। अरे गलत आपकी नीति और रीति है, उसमें प्यार से बोलिए, एक होके रहिए। हम तो आपको भी प्यार सिखाना चाहते हैं कि प्यार से बोलिए, एक होके रहिए, एक रहिए। आपसे भी कहा जा रहा है एक बनो, भारत की एक बनो, एक बनो। उसी में है जब सर्व धर्म का सम्मान करेंगे आप, हर इंसानियत का सम्मान करिए, इंसानियत सीखिए, तो है सम्मान, मत फैलाइए। सर्व धर्म का सम्मान है, नहीं तो विपक्ष भी तो ये कर। रत्नाकर जी, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको एक रहना चाहिए, पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। ये नारा कहां से ले आए? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक और बयान दिया था कि रेडी और पटरी वाले जो है वो अपना नाम लगाएं उस पे। वो तो न्यायपालिका का, हम माननीय न्यायपालिका का धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने और तमाम विपक्ष के नेताओं ने जो लगातार विरोध किया, जिसपे न्यायपालिका ने संज्ञान लिया और उस चीज को वापस होना पड़ा, इस तरह की चीजें लाने वाले मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति सार्वभौमिक तौर पर करते हैं, पूरी जनता, पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं। ठीक है ठीक है, 2 खास मेहमान मेरे साथ और हैं, उनसे भी ज़रा उनका मैं कमेंट ले लूं। हाजी हाफिज नूर मोहम्मद अजहरी। हाफिज साहब,
आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, मुख्यमंत्री योगी के, अगर आपने सुना है तो, या मैं सुनवाऊं आपको? नहीं, मैं सुना भी है, हमने बोला भी है इस पर। ठीक है, बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक ऐसे मुल्क में जो संवैधानिक मुल्क है, ऐसा मुल्क है जिसकी सेक्युलर पावर इतनी है कि पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है, ऐसे मुल्क का एक इतने बड़े प्रदेश का वजीर आला, एक बार ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के मुसलमानों को महाभारत की धमकी दे चुके हैं। इससे यही जो मथुरा और काशी के मामले को लेकर के खुल करके अपने इशारे कर चुके हैं, अदालतों को अपना नजरिया पेश कर चुके हैं। हालात क्या है? हालात ये है 2024 में इन सब के बावजूद 10 साल सरकार केंद्र में रही है और 7-8 साल राज्य में, इस सब के बावजूद भी अयोध्या जैसी जगह से हार गए, तो उसका तमाम जो अंदर उनके गुबार था वो उन्होंने मुसलमानों पर किस तरह से नहीं थोपा। अभी जो बहन बता रही थी नेहा जी कि वो ठेले वाले हैं, पकौड़े वाले हैं, वो अपना नाम बताएंगे। यहाँ हालात ऐसे हैं, अगर आप सत्ता के साथ में खड़े हैं और सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं या सत्ता में बैठे हैं, तो आपको फ्रीडम स्पीच है, आप किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से जातिवादी तरीके से, सांप्रदायिक तरीके से भाषण दे सकते हैं। और सत्ता के खिलाफ अगर आपने जर्रे बराबर भी बोलने की कोशिश की तो आपको उमर खालिद बना दिया जाएगा, आपको सरजील इमाम बना दिया जाएगा, आपको जुरफ्शाह बना दिया जाएगा, आपको कौन सी आतंकी कौन सी श्रेणी में आपका नाम दाखिल कर दिया जाए मालूम ही नहीं। ये हमारे देश में। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, रत्नाकर जी आऊंगा, नाजिम साहब का भी क्योंकि आए हुए बैठे हैं वो काफी देर से, उनका भी एक कमेंट ले लूंगा। हाँ देखिए इकबाल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताइए। हाँ इकबाल भाई, देखिए जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, देखिए संवैधानिक पद पर बैठने के बाद जिस तरीके का बयान आया है, तो जाहिर सी बात है कि इस बयान को लेकर हम लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके का लगता है हम सब तो आपके साथ एक है। लेकिन क्या होता है हम लोगों के साथ में ये होता है कि छत्रपुर की घटना पूरे देश ने देखी कि एक हाजी साहब की आलीशान कोठी पूरे बुलडोजर के साथ धाराशाही हो गई है। वहीं पर कुछ एक वीडियो फुटेज आई सोशल मीडिया पे, जहां एक पुलिस वाले बाइट देते हुए ये कहे कि हमने एक रैली के प्रोग्राम को मना किया था, कि बल्कि में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन वो लोग, उनके घर आज भी सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो सिर्फ मुसलमान का घर। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरीके का एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन पूरे भारत के अंदर देखने को मिला। मुस्लिमों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई जी। तो मुस्लिमों की झुग्गी तोड़ने वालों के घर आज भी सुरक्षित है, उनके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला। और रही बात ये, झोपड़ियां सबकी तोड़ी गई, मुस्लिम की नहीं, जो अंतराज थी, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, सबकी तोड़ी गई जो अंतराज थी। किसी की पर्सनल और किसी की खुद की लिखा पढ़ी में रजिस्ट्री में नहीं तोड़ी गई। आप गलत बात मत कहिए। एक बात मुझे जवाब देने का एक एक करके बोल लीजिए। इतने लोग सर एक साथ वहाँ अंतराज थे जिनकी लिखा पढ़ी नहीं थी। ठीक है सबकी नहीं बात पूरी बात होने दीजिए। मैं ये कहता हूँ उपमन्यु जी प्यार से ध्यान से सुन लीजिए। मैं भारतीय हूँ, आपका भाई हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं भारत। मैंने आपकी बात सुनी है, उसी का ही उत्तर दिया है और प्यार से ही सुनी है और प्यार से ही उत्तर दिया है, बहुत प्यार से ही उत्तर दिया है। और कि वहाँ पे कोई भी वहाँ जातिवाद नहीं देखा गया। अगर टूटी है तो जो अंतराज थी सब टूटी है, उसमें हिंदू भी था तब भी टूटी है। भारत का मुसलमान बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि अखंड भारत का हिस्सा बांग्लादेश को बनाना चाहिए। इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार अखंड भारत के अंदर बांग्लादेश को मिलाए और हिंदू भाइयों को सुरक्षा दे। केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग वहां का एक्शन हम लोगों के साथ यहाँ रिएक्शन क्यों करते हैं? क्यों हमसे ये कहते हैं कि आप अपने आइडेंटिटी शो कीजिए? कब तक हाजी नाजिम? चलिए ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, चलिए ठीक है। ये सारी घटनाएं आपने गिना दी। ठीक है, ये सारी घटनाएं आपने गिना दी। संजय राणा जी, शुरुआत में मेरी बातचीत यहीं से शुरू हुई थी
ये बंटने और कटने का सवाल कहाँ से आ गया है। उसके बाद ये जाति की बात आने लगी कि साहब जातिवाद है, जितना भी विपक्ष है वो जातिवाद फैला रहा है, जातियों में बांटने की हिंदुओं को कोशिश कर रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साहब मेरी कैबिनेट में मेरे इतने मंत्री पिछड़े हैं, इतने मंत्री दलित हैं, हमने दलितों के लिए इतना काम किया, पिछड़ों के लिए इतना काम किया, तो ये जातिवाद नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि हमने भारतीयों के लिए किया, सबको एक साथ सुविधाएं मिली, उसमें हमने ये नहीं देखा कि जाति कितनी है और किसको कितना मिला। ये जातिवाद नहीं है, ये उस चीज का उत्तर है कि जो जातिवाद चिल्ला रहे हैं तो उसका उत्तर है। इनका पैसा डाउन जी। देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जातिवाद पे जब चर्चा हो रही तो बड़ा गंभीर विषय है जी। और इसके आपके माध्यम से आपकी अपनी देश की जनता को भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो राहुल गांधी साहब जात का जो गधा लेके पूरे देश में घूम रहे हैं, इनको जानने की भी जरूरत है। इनके पूर्वज काम नहीं किए थे, नंबर 1। नंबर 2, जाति क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि 2011 के सेंसस हिसाब से टोटल जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 125 करोड़ थी, अगर 16.67% शेड्यूल कास्ट है उस समय, और 8.7% यानी 20 करोड़ 83 लाख और 10 करोड़ 8 लाख, तो टोटल 31 करोड़ थे। और आज जो पॉपुलेशन बढ़ी है 11.7% के हिसाब से 141 करोड़ हो गई है। तो भैया ये बताइए, आज 35 करोड़ है, 35 करोड़ में टोटल जो सरकारी जॉब है, जानना बहुत जरूरी है, टोटल सरकारी जो जॉब है, जो सेंटर की हो या स्टेट की है, टोटल 2 करोड़ है। उसमें रिजर्व कितना होता है? 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए, यानी 30 लाख और 15 लाख तकरीबन 45 लाख। ये बताइए 36 करोड़ की आबादी एससी और एसटी भाई बहनों की, और सिर्फ 45 लाख जॉब। अगर मान लीजिए 5 सदस्य भी हैं तो कितने होते हैं? 2.5 करोड़ लोग होते हैं ना। और पिछड़ों को पिछड़े मैं नंबर 1। नंबर 2, जब हम भाईचारा पिछड़ों की बात नहीं की ना आपने, पिछले कितने प्रतिशत जोड़ लें ना, आप पिछड़ों को जोड़ लीजिए। पिछड़ों मेरे पास वर्गीकरण है, मैं आपको देता हूँ ना, कितने हैं? 50% है। ये कहाँ से आंकड़े आए भाई आपके पास? मैं आता हूँ आपके भाईचारा पे। देखिए, भाईचारा होता तो भैया हिंदू 21 से 1% ना होता और 21 से 8% ना होता। नंबर 2। नंबर 3, एक चीज और मैं बता देता हूँ, और उसके काट कोई नेहा जी बता दे, चाहे हमारे नाजिम भाई साहब बता दे। हमारे भीमराव अम्बेडकर जो रचयिता थे, उन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि मुस्लिम इज अ क्लोज कम्युनिटी, और वो भेदभाव करता है नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में। मुस्लिम की जो ईमान होता है वो इस्लाम के साथ होता है, किसी जमीन के साथ नहीं होता। ये बताइए, जो 75 साल पहले महात्मा जो हमारे रचयिता थे, जो कानून लिखे हैं, वो गलत थे क्या? वो यहाँ पे आके बोल दे। तो भाईचारा की बात ना की जाए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे में जो आपने नहीं, 1 मिनट यहाँ पर राणा जी मैं आपको रोक लूं। ये जो आपने बात की ना कि उनका जो फेथ होता है, वो जो ईमान होता है वो इस्लाम के साथ होता है, वो देश के साथ नहीं होता है। हाँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर उन्होंने मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एक कोई भी मुसलमान हो वो सरहदों को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है, एक परिवार है। अब इसको घुमाइए नहीं। कहाँ घुमा रहा हूँ मैं? घुमाइए नहीं। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? तो आप जो हिंदू सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, इस्लामी संस्कृति अलग है। वो इस्लाम को मानता है, हम पूरे विश्व को मानते हैं। अंतर है। अच्छा। हम सबको मानते हैं, इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जात, कोई धर्म का हो, उसको अपना भाई मानते हैं और पूरा विश्व एक परिवार के रूप में देखते हैं। इस्लाम नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते थे और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। तो इसीलिए मस्जिदों में भगवान ढूंढ रहे हो। नाजिम साहब हो, ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसीलिए मस्जिदों में भगवान ढूंढ रहे हो। इसीलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि एक चीज को दूसरे से नहीं। नंबर 2, मनोज जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए राणा जी को, पहले पूरी अजहरी साहब मैं आऊंगा आपके पास। पहले संजय राणा जी को सुन लीजिए। उनका ठीक है, नहीं उनका अपना कोई आकलन होगा, उनका अपनी स्टडी होगी, पहले उनको सुन लीजिए। मैं तो भीमराव अम्बेडकर जी को कोट कर रहा हूँ। नंबर 4 जो योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, उसमें क्या गलत किया? ये बताइए कि किस विपक्षी पार्टी के नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट में क्या लिखा है हिंदुओं के लिए? आप फिलिस्तीन के लिए आप मातम मना रहे थे, ऑल आई ऑन रफा, ये चर्चा हो रही थी। ऑल आई ऑन बांग्लादेश, किसी के मुंह से नहीं निकला था। तो पीडीए का विरोध क्यों होता है? किस है?
पीडीए का विरोध क्यों होता है? फिर जब विपक्ष पीडीए कहता है तो पीडीए पर सवाल क्यों? पूछा है आपने, अच्छा प्रश्न पूछा, 30 सेकंड दीजिए, उस पर खत्म कर लेते हैं। समाजवादी का पीडीए का फार्मूला फेल फार्मूला है। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक की चर्चा करते हैं, जो कभी भी जो दलित है इनके साथ था ही नहीं। अगर दलित इनके साथ होता या दलित चिंतक होते, अरे साहब 43 सीटें जीत के आया इंडिया गठबंधन। तो लीजिए सर, सीट से आप कह रहे नहीं, हर सीट से ही आंकड़ा होता है, राजनीति तो सीटों का खेल है। जब चर्चा होती है, आपने प्रश्न पूछा तो उसको उत्तर सुनिए, बीच में टोका-टाकी पसंद नहीं आती। जी अब्दुल जी, मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगी। जी मैं आऊंगा नेहा जी, आऊंगा, पहले इनको बात पूरी करने आप ये बताइए अबुल भाई साहब, ये बता दीजिए, जो दलित महिला थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, माननीय सुश्री मायावती जी को, उनको उनकी हत्या करने की किसने कोशिश की थी? उनका नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। ये क्यों बोला गया था? गुंडन कौन थे? अब उनके नारों को छोड़िए, उनके नारे तो और भी बहुत थे। हाँ, मैं नारे ले रहा हूँ। अब उनके नारों पे आए तो फिर बात कहीं और पहुंचेगी। मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। ये बताइए, जातिगत जनगणना से भाई, ये बताइए, काका केलकर कमेटी भाई आई 53 में ना, 55 पे इम्प्लीमेंट, चाचा जी सो गए थे क्या उस समय? चलिए ठीक है, मैं रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले नेहा जी का, अब ठीक है, रत्नाकर जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले नेहा जी आप बोलिए। देखिए, अभी जो संजय जी बोल रहे थे, इनके वक्तव्य से साफ झलक रहा था कि इनको पीडीए से बड़ा तकलीफ और दर्द महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से लोगों को दर्द होगा, क्योंकि सदियों से जो इन्होंने खाया पीडीए वर्ग का, जो डकार गए हैं, ये बताइए समाजवादी पार्टी में कितने दलित नेता हैं? ये लोग महसूस करना चाहते हैं, जो कि हम लोगों ने कितने दलितों को आपने पद दिया? सुनिए, कितने दलितों को आपने सम्मान दिया? मैंने आपको नाम तो गिना दीजिए। सुनिए, आपको दर्द क्यों हो रहा है? आप सुनिए, मुसलमानों की भी हितैषी नहीं है। आजम खान साहब का क्या हाल कर दिया आपने? एक मुस्लिम नेता थे आजम खान साहब, उनका क्या हाल? चलिए अब राणा जी बोलने दीजिए, राणा जी पहले बोलने दीजिए। सुनने की क्षमता भी रखी है, खाली यहाँ ठीक है, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ नेहा जी, देखिए, पहले तो उनसे बोलिए कि बीच में इंटरप्ट चलिए, ठीक है, बोलिए। बार बार ये शोभा नहीं देता है एक वरिष्ठ नागरिक को इस तरह से बीच की डिबेट में इंटरप्ट करना। देखिए, इन्होंने पीडीए को लेकर के जो अपना दर्द जाहिर किया है, वो साफ झलक रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह उत्तर प्रदेश में हारी है, उस हार का मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्द संजय जी को भी हुआ है। ये उभर करके आ गया, साफ दिख रहा है। आपने कहा कि दलित समुदाय ने हमें वोट नहीं किया, इन्हें पता नहीं है जिस अयोध्या से हम जीते हैं, हमारे जो सांसद है वो उसी समुदाय से आते हैं और उन्हें हर वर्ग ने वोट किया है। आप तो एक विशेष वर्ग का नाम ले रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ हमें पीडीए के हर वर्ग ने वोट किया है। हमारे साथ हर वो वंचित समुदाय खड़ा है जिसको आपने सदियों से प्रताड़ित किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के जैसे विचारधारा वाले आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने अत्याचार करने का काम किया। उसी दलित महिला के साथ रत्नाकर जी आपसे पूछ लिया, शांति से पूरी डिबेट सुन रहा था। ठीक है, रत्नाकर जी को समझ, ठीक है नेहा जी, पूरी शांति से जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, रुकिए, चलिए नेहा जी अब सुन लीजिए सर, एक मिनट, नेहा जी दलितों की राजनीति कर रही है। अरे सिर्फ यादव की पार्टी है, मैं बोल लो, ठीक है, मैं बोल, एक मिनट, नेहा जी शांत रहिए, नेहा जी प्लीज शांत रहिए, नेहा जी प्लीज, नेहा जी अब आपका माइक मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है नेहा जी की सरकार होती है, जब अखिलेश की सरकार होती है तो कोई दलित नहीं दिखाई देता। नेहा जी एक मिनट, नेहा जी देखिए, जब मैं कहूं कि आपका वक्त अब थोड़ा सा बोलने का थोड़ा सा विराम दीजिएगा तो प्लीज सोएं। बिल्कुल, मैं रुकने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें भी शांत कराइए। संजय जी को भी बार-बार बीच में इंटरप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बोलने का समय सबका डिस्टर्ब होगा। ठीक है रत्नाकर जी, मैंने पूरी शांति के साथ पूरा डिबेट सुना और मैं सबके बातों का एक एक करके जवाब देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे को पैनलिस्ट जो है वो मेरी बातों में इंटरप्ट नहीं करेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो ये पीडीए की बात करते हैं तो ये पीडीए इनका जो है ना, ये एक तरह से मौका परस्त है इनका पीडीए। जब वही मोहित खान जो है नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, अयोध्या में अभी बात कर रही थी दलितों का हम साथ हैं, हमारे दलित सांसद हो गए हैं, वहीं अयोध्या में जब एक महिला दलित की, बेटी दलित की जो है उसके साथ रेप होता है और वो इनके ही पार्टी का मोहित खान जो है वो रेप करता है, तो ये उसके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं, ना उनको उसको पार्टी से निकालते हैं। और ऊपर से आपका जोर का है पे? आपका जोर का है? एक मिनट नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, बिल्कुल नहीं, मेरी बात नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी प्लीज, नेहा जी प्लीज, नेहा जी, नेहा यादव जी, मैडम, नेहा यादव जी, 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 प्लीज पहले उनकी बात, ठीक है, उनकी बात, मैं उनकी बात पूरी होने दी। अगर मेरी बातें रखने के मौका नहीं दे पाएंगे तो मुझे डिबेट में बुलाया करिए प्लीज। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, भाई नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी का ऑडियो डाउन करो। नेहा जी नहीं, प्लीज अब मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप सुन ही नहीं रही हैं मेरी बात। वही बात है ना, आप सुन ही नहीं रही हैं। नहीं, ऐसे नहीं होती बहस, ऐसे चर्चा मैडम नहीं होती, प्लीज। इनसे बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ बोलने। मैं आपको, देखिए हम यहाँ लड़ने नहीं बैठे हैं, मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, आप रोकिए ना, आप इनको रोकिए। कौन होते हैं मुझे ये बोलने वाले कि मैं यादव हूँ या मैं कौन? मैं यादव हूँ तो मैं डिबेट में सकती। किसने बोला ये? नहीं, ये किसने बोला? ये किसने बोला? मैडम, ये किसने बोला? नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। रत्नाकर जी, एक मिनट, राणा जी प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जनगणना हर चीज करती है, जातिगत जनगणना ठीक है, ठीक है, ठीक है, जातिगत जनगणना नहीं पता होगा आपको, कंट्रोल करना है, ठीक है। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी करने से नेहा जी सुनी नहीं रही है। चलिए आप बताइए, उनको प्लीज, आप बताइए, चलिए चुप हो गई, बताइए रत्नाकर जी। और अब प्लीज जरा पहले सुन लीजिए रत्नाकर जी को, उसके बाद अपनी, आपको मैं पूरा मौका दूंगा अपनी बात रखने का। वहां आप कहिए कि इन्होंने झूठ बोला या इन्होंने सच बोला, वहां आप अपनी बात रखिए। रत्नाकर जी बोलिए। जिस मोहित खान ने एक दलित बेटी के साथ रेप किया, अगर उस मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अगर इलीगल बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, अगर उसको गिराने का काम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है? क्या अगर वही अभी कह रही थी, ये हमारी मोहतरमा जो यहाँ बैठी है, ये कह रही थी कि नाम लिखने के लिए योगी जी ने फरमान जारी कर दिया। अरे भाई, अगर कांवड़ियों को, अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, तो वो वेज शॉप है कि नॉनवेज शॉप है, ये अगर वहां पे नाम से अगर पता चल जाएगा और उनके नाम से पता चल जाएगा कि भाई ये जो फलों में क्या नॉनवेज होता है? सुनिए, फलों में क्या नॉनवेज होता है? अगर वहां पे नॉनवेज बनता सर, है, फलों में क्या नॉनवेज होता है? नहीं खाएगा। फलों में क्या नॉनवेज होता है? सही सवाल। फलों में कुछ नॉनवेज होता है? फल वालों के लिए ही नहीं था, सारे लोगों को के लिए था। आप फल वालों को ही क्यों तुलना कर रहे हैं भाई? आप वो सारे लोग जो उस रास्ते में जो दुकान पड़ती है, वो सारे लोगों के लिए था, वो सिर्फ फल वाले के लिए नहीं था। और ये मैं कहना चाहता हूँ, जो थूक करके खाना देते हैं, जो थूक करके फल को साफ करते हैं, अगर फल वाले भी अगर वो वहां पे अगर अब्दुल कौन करता है ऐसा? कौन करता है? क्या नहीं जाएंगे? अरे आप व्हाट्सएप देख के आए हैं, कहां पर किसने थूक के दे दिया? आप उन चीजों पर यकीन कर रहे हैं? नहीं सर, आप उन चीजों पर यकीन कर रहे हैं। अगर नहीं, आप डिबेट को डाइवर्ट करके अगर इसी तरह से बीच में टोका टकी करेंगे, डिबेट का कोई महत्व नहीं है। नहीं, महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन मैं झूठ तो नहीं फैलने दूंगा ना। अगर मैं सर देखिए, रख रहा हूं तो मैं बोलिए ना, ये तथ्य हैं, बिल्कुल सारे देश की जनता जानती है किस तरह से ये थूक करके उसको पोंछते हैं। आपने नहीं देखा है कभी? हमने देखा है उसको, हमने देखा है, मैं उसको सत्यापित कर सकता हूँ। अच्छा, आप मेरी बातों को झुठला रहे हैं और व्हाट्सएप ज्ञान बता रहे हैं। आप इस तरह
कि राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके इस तरह से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करने ठीक है, वाले चलिए। बैठाए, मुझे तो यही ठीक है, ठीक है, चलिए आपका सच हो सकता है, वो आपका सच हो सकता है। अजहरी साहब मैं बात कर लूं अपनी जी जी, पहले उनको बात पूरी। अजहरी साहब आपने मुझे बात रखने ठीक के है, लिए अपनी बात अजहरी साहब पहले उनको बात रखने आपने मेरी दीजिए। बातों को चलिए, रखने के लिए मुझे समय दिया। हाँ बताइए, जी बोलिए बोलिए। दूसरी चीज मैं वही आता हूँ, आज जो आपने कहा ना अभी की जातियों के बारे में बात कर रहे हैं, दलित के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम करेंगे। कारण उसका ये है कि जब राहुल गांधी और पीडीए का ये जो नेता बैठे हैं यहाँ पे तो इंडी गठबंधन के, और ये लोग जातीय जनगणना की जातियों को बांटने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उससे ऊपर उठकर एक पायदान सभी हिंदू भाइयों को एकजुट रहने की बात करेगी और एक मत रहने की बात करेगी। तो ये इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम भाई? अगर योगी जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो क्या असत्य है उसमें बताइए? आपने देखा ना, मैंने आपको पहले भी कहा, पाकिस्तान में जो चले गए वो या तो कन्वर्ट हो गए या तो कट गए, अफगानिस्तान में जो चले गए वो भी कन्वर्ट हो गए या तो कट गए, चलिए, थैंक यू रत्नाकर जी, आपने ये तो माना ना हमारे देश में न रहे, ठीक है, हमारे देश में न हो तो इसके लिए अगर सचेत ठीक है, समाज को जागरूक करना ठीक है, कौन सी बुरी चीज है? ठीक है। रत्नाकर जी अब सुन लीजिए। नेहा जी मेरी बात सुनिए। आप समाजवादी पार्टी के ध्रुवीकरण की बात करती है, वो अभी मुख्तार अंसारी के जैसे मुख्तार अंसारी के यहाँ जाके फातिमा पढ़ते हैं लोग, आपके नेता फातिमा पढ़ते हैं उधर मुख्तार अंसारी के यहाँ जाकर हिंदुओं के बारे में बोले। बताइए ना जरा, आपके अंदर गट्स है तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप बोलिए अखिलेश यादव मुख्तार ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। नेहा जी, हिंदू भाइयों के ऊपर जब अत्याचार होता है, नेहा जी, रत्नाकर जी, नेहा जी, रत्नाकर जी, नेहा जी, रत्नाकर जी, ठीक है, रत्नाकर जी, नेहा जी, ठीक है, मैं दे रहा हूँ। और जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है बांग्लादेश में तो ये उसके ऊपर शांत हो जाइए। योगी जी को अपने सजातीय माफिया पुष्टिकरण की राजनीति करते भाई, पुष्टिकरण के नेता बोलिए कौन करता है पुष्टिकरण की राजनीति? बोलिए। और यही अखिलेश यादव, यही कह रहे थे कि हम राम के यहाँ जाएंगे, मंदिर बने 6 महीना हो गया, ठीक है, ठीक है, मुसलमानों की नाराजगी से बचने के लिए ये आज तक राम मंदिर नहीं गए, ये मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। चलिए शांत हो जाइए। नेहा जी, यहाँ पर मेरे साथ और भी माननीय मेहमान हैं, मैं उनके पास भी जाऊं। नेहा जी, रत्नाकर जी, नेहा जी, प्लीज। चलिए ठीक है, देखिए आराम दीजिए थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा आराम। नेहा जी प्लीज, चलिए छोड़िए। नेहा जी प्लीज। रत्नाकर जी, आपने अपनी बात कही, क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि योगी, ठीक है, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल का, पहले छोड़िए ना सर, आप मेरे बात का जवाब दीजिए। आपने अभी ये माना कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ये बयान हिंदुओं के लिए दिया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये देश जो है ना, इस देश में सनातन धर्म जितना मजबूत होगा, भारत राष्ट्र उतना मजबूत होगा। सनातनियों को जो डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग अगर रहेंगे, हिंदुओं को हिंसक अगर कहने वाले अगर नहीं, और ये खाली हिंदुओं के लिए नहीं दिया है, सबके लिए दिया है। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए दिया है, सबको एक होने के लिए कहा है। सबको सब एक हो रहे हैं, सब एक नहीं, जात को नहीं कहा, धर्म को नहीं कहा, कहीं किसी को न जात न धर्म, एक रहने के लिए कहा है, क्योंकि विश्व में भारत को आगे बढ़ना है तो एक होकर चलना है। ठीक है संजय जी, संजय जी, रत्नाकर जी कह रहे हैं होने के लिए कहा है। ठीक है, नेहा जी शांत रहिए। ठीक है, संजय जी आपसे सवाल। रत्नाकर जी ने जो कुछ कहा है, आप सहमति रखते हैं?
देखिए, आपको दो तरीके से इसको देखने की जरूरत है। उसका बयान है बहुत ही एक चिंतनीय और चिंता करने वाला बयान है इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए। देखिए, जिस तरह से माहौल है पूरे देश का या पूरे वर्ल्ड का, उस माहौल को देखते हुए एकता की बात करना कोई बुराई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम रत्नाकर जी की बात को भी सच मान लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हिंदुओं के एक रहने में क्या बुराई है। जहां जहां भी डेमोक्रेसी रहेगी, जब हिंदू सशक्त रहेगा वहां पे डेमोक्रेसी रहेगा। किसी भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी है, बता दीजिए, वहां पे सरिया लॉ लग जाता। देखिए, अफगानिस्तान में 1960-1965 के जमाने में कितना खूबसूरत देश हुआ करता था। पाकिस्तान देख लीजिए, आप ईरान, इराक चले जाइए, देश की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, चीजें बदलाव हुई ना। कहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और दूसरी बता रहे, देश में अगर एक मुख्यमंत्री, आप ये बताइए, आप आदित्यनाथ जी पे सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं। एक पार्टी है जो मुस्लिमीन के लिए पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी है, उसके प्रवक्ता सारे मुसलमान हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। क्यों भैया उस पर प्रश्न नहीं उठाते? अगर एक व्यक्ति अपने समाज के लिए काम कर रहा है, उस पर प्रश्न क्या सामाजिक संवैधानिक पद? अरे सर, उन पे तो ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि कोई उनसे गठबंधन नहीं करता, कोई गठबंधन तक नहीं करता उनसे। सर, कौन नहीं करना चाहता? अरे कौन किया? आज तक किसी ने किया? कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, बीएसपी ने किया, किसने किया? आप बताइए। समाजवादी पार्टी का, देखिए हैदराबाद में समझा देता हूँ, समाजवादी पार्टी का वोट और खड़ा कर देती है उनके वोट एक के लिए, तो समर्थन कौन करता है ये बता दीजिए। वो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है। ये बताइए, समाजवादी बोलते हैं कि मैं पीडीए का चिंतक हूं। मैं बार बार पूछ रहा हूं, एक मुस्लिम नेता का नाम बता दीजिए पीडीए में, एक हरिजन दलित नेता का नाम बता दीजिए समाजवादी में। नहीं बता पाएंगे आप। अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद, अरे सर, अखिलेश जी के बराबर में बैठते हैं पार्लियामेंट में। एक मिनट नेहा जी, एक मिनट नेहा जी, ना जाट है, ना दलित है, ना मुस्लिम है, आपके पार्टी में कोई है ही नहीं। शिवाय यादव, इनसे बहन से पूछ ले, राहुल भाई बहन से पूछ ले कि प्रदेश का पॉपुलेशन क्या है, ये हमारी बहन को नहीं पता है। 24 करोड़, अरे 25 करोड़ तो बहुत पहले पास हो गए थे हम तो। अरे भैया, आपको आंकड़ों के अनुभव नहीं है। ये बताइए दलित कितने हैं? अरे प्रदेश में दलित कितने हैं? अरे प्रदेश में दलित कितने हैं? अरे प्रदेश में दलित कितने बता दो, नहीं पता है। अरे हरिजन कितने हैं? नहीं पता है। एसटी कितना है? नहीं पता है। मैं पीडीए की राजनीति करूंगी। पीडीए अरे पीडीए क्या होता है? अपने सहूलियत के हिसाब से आप अल्पसंख्यक को जोड़ते हो, वोट के अल्पसंख्यक को जोड़ते हो, मुसलमानों के साथ करते हो और मुसलमानों के साथ यही तहजीब नहीं कि किस तरह से किसी से बात की जाती है। यही दिक्कत है। आईने में झांक लीजिए, ऐसे कूपन दिए जाते हैं, ये कूपन बैठा हुआ है। यादव होगे तो विकास करोगे और दूसरी जाति के होगे तो बेचारे बाहर खड़े रहोगे। मुसलमान होगे तो जेल में रहोगे। जी ठीक है, ठीक है। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? नाम बताइए। मैं जवाब दे रही हूँ। नाम बताइए। नाम पूछा उन्होंने, एक नाम तो मैंने बता दिया। मैं तो बहुत बड़ा नाम बता दे रही हूँ जो देश में चर्चा। चलिए नाम तो सुन लीजिए ना सर, नाम सुन लीजिए। चलिए नाम सुन लीजिए। जाट नेता का नहीं है, ठीक है, क्षत्रिय नेता का नाम नहीं है, हो गया नेता का नाम नहीं है। क्या हो गया भाई? भाजपा ज्यादा पैसा नहीं देगी आपको, भाजपा ज्यादा पैसा नहीं देगी आपको। आप शांति करिए। नहीं, ऐसे आरोप नहीं, ऐसे आरोप नहीं। देखिए ऐसे आरोप नहीं, ये गलत बात है। नहीं नेहा जी, देखिए मैं ये परमिशन नहीं, आरोप नहीं। चलिए ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। चलिए राणा जी, अब राणा जी जवाब, ठीक है, जवाब सुन, जवाब सुन लीजिए सर प्लीज, जवाब राणा जी ने डिबेट को हाईजैक कर रखा है, लग रहा है। चलिए जवाब लीजिए। देखिए, मैं बहुत बड़ा नाम जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो बेइज्जती हुई है जिस तरह से। अरे नाम बताइए मैडम, आप भूमिका बनाने में इतना टाइम ले जाती हैं। आप देख
इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सिर्फ यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी का मतलब। ठीक है, नाम बता दिए अजहरी साहब। चलिए, बहुत देर से नहीं बोले हैं, मैं ठीक है, स्वामी उपमन्यु जी भी काफी देर से खामोश हैं, अजहरी साहब भी खामोश हैं। ठीक है, मैं जरा उनसे बात कर लूं, दोनों से ही बात कर लूं। उपमन्यु जी, शुरुआत में ही जैसा कि आपने कहा कि ये धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक एक बयान है और उसको उसी तरह से लेना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे भी समाज में बंटवारा होगा इस बयान से? नहीं, बंटवारा करने वाली कुछ पार्टियां हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारा वोट बैंक सरक रहा है। इसमें बंटवारा नहीं, क्योंकि ये देश हित की बात है। विश्व में आपको खड़ा होना है तो एक होके ही आगे बढ़ोगे तो ही लाभ होगा। देखिए, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है ये कि जब तक हम खुद आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा देश टूटेगा और कमजोर होगा, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर होगी। हम बाहर किसी से नहीं, और हमारा देश इस टाइम ऊपर उठ रहा है, धीमे धीमे प्रगति पे हो रहा है। इस प्रगति को रोकने के लिए न जाने कितनी बाहरी शक्तियां, मैंने पहले भी कहा था, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं बाहरी शक्तियां लगी हुई हैं, वहां से फंडिंग आती है, पैसा आता है आपस में लड़ाने के लिए। तो जो है बाहरी शक्तियां ना हो तो एक होने में उन्होंने, देखिए, एक भी शब्द में ये नहीं कहा कि हम हिंदू भाई एक हों, ये नहीं कहा कि मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहें तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक रहेंगे। उन्होंने किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी के लिए कभी नहीं कहा। और रही अखिलेश जी की और इनकी बात, तो 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह का राज रहा, 2012 से 17 तक अखिलेश का राज रहा। इन्होंने किसी ने कभी दलित नहीं सोचा, कभी बैकवर्ड नहीं सोचा, कभी किसी भी आदिवासी को नहीं सोचा, तब कभी नहीं सोचा जो अपना राज था। अपना राज में अपना हाथ जगन्नाथ केवल यादव और मुस्लिम केवल दो ही लोगों का भला किया, तीसरे का भला किया ही नहीं। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि यादव के साथ में क्या। ठीक है, उपमन्यु जी जवाब सुन लीजिए। ठीक है, नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा, नेहा जी आपके पास आऊंगा, प्लीज अजहरी साहब को बोलने दीजिए। ठीक है, अजहरी साहब को बोलने दीजिए। उपमन्यु जी से कहूंगा कि ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ये देश हित के लिए बात है, खाली उत्तर प्रदेश के लिए देश हित की बात है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हम एक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, उपमन्यु जी प्लीज शांत हो जाइए। नेहा जी ठीक है, नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा। नेहा जी ठीक है, नेहा जी प्लीज, नेहा जी उपमन्यु जी प्लीज, उपमन्यु जी ठीक है, अब आप मत कीजिए, ठीक है रुक जाइए। अजहरी साहब बहुत देर से बैठे। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू धर्मगुरु जो भी हमसे पहले बोल रहे थे, इन्होंने कोई अनर्गल ऐसी बातें नहीं कही हैं जिससे कि किसी धर्म पर कोई टिप्पणी की हो। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, वरना अक्सर तो यही होता आया है कि बस धार्मिक भावनाओं को भड़काने के सिवा मेरा सवाल यही है, क्या धार्मिकता और सांप्रदायिकता का फर्क मिट चुका है? लोग समझने लगे हैं कि धार्मिकता जो है वो सांप्रदायिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल है, ये बाकायदा जान हम लोगों को एक होकर चलना चाहिए। देखिए मौजूदा सरकार किन परिस्थितियों में आज वजूद में है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान अगर ना करे, वो पाकिस्तान का तस्करा ना करे, वो अगर मदरसा और मस्जिद की बात ना करे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने ये इतनी अपनी यूपी में हार के बारे में ये समझ लिया है, कहीं ना कहीं हमने मुसलमानों को कम सताया है। जब से 2024 के चुनाव हुए हैं और माननीय योगी जी ने क्या किए उत्तर प्रदेश के, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रात दिन सुबह शाम एक ही काम है, बेकसूर मुसलमानों को जेल में घरों से उठाना
उनका हत्या या मुकम्मल एनकाउंटर करके उन्हें मारना, इसके सिवा कुछ और नहीं है प्रदेश में। पता है संजय राणा जी बात बोल रहे थे, संजय राणा जी आपका काम सिर्फ सरकार की चापलूसी करना है। हम किसी के चापलूस नहीं है, हम देश के वफादार नहीं है। और इन धमकी की चोट पर क्या देश का वफादार, इसकी देश की जो वफादारी की सरहद आप मुसलमानों से मानते हो, ये सरहद आपको आरएसएस से माननी चाहिए। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, मैं संजय राणा जी से। नहीं, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। चलिए ठीक है नेहा जी, लेकिन एक शर्त है, मैं नेहा जी, ठीक है अजहरी साहब, नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप प्लीज अपनी बात बहुत संक्षेप में रखिएगा। तथ्य नहीं है, जवाब देने दीजिए। हर बात की जवाब आप तैयार रखती हैं हमेशा, हर चीज। चलिए तथ्य हो या ना हो, आप क्या चाहते हैं, कोई बोले ना, बोलिए। यहाँ गूंगे व्यक्ति को बैठाया जाएगा क्या डिबेट में? बुलाया ही सबको बोलने के लिए। मैं राणा जी के पास जाऊंगा, लेकिन नेहा जी छोड़िए, बेकार की बहस मत करो। अब्दुल जी चलिए पहले आप दौर बहुत सटीक, चलिए ठीक है बोलिए। जो होना चाहिए, जो सवाल या जवाब, उसमें तथ्य होना चाहिए। ठीक है तथ्य बता रही हूँ, शांत रखिए। आपकी जगह तर्कहीन बातें नहीं करती, शांति रखिए। आप तो घोषित प्रवक्ता भी नहीं है भाजपा की। मैं आ रहा हूँ नाज़िम साहब, देखिए मेरी बात है अब्दुल जी, देखिए जिस तरह से संजय राणा जी, बस आ रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ। प्रवक्ता है तो आप कुछ भी कहेंगे, आप प्रवक्ता है तो कुछ भी कहेंगे, ये कोई तो तरीका नहीं हुआ कि आप प्रवक्ता हैं तो कुछ भी कहेंगे। उपमन्यु जी, आप तर्कविहीन बातें करते रहिए। चलिए उपमन्यु जी, राणा जी, उपमन्यु जी, राणा जी, चलिए मैं आप लोगों को, मैं अभी आप लोगों, अब्दुल जी मेरी बात सुनिए, इनका माइक म्यूट करिए, इसके बाद नहीं बोलिए, जल्दी बोलिए, क्योंकि सारी बहस का टाइम सिर्फ बेकार की फिजूल की बातों में जा रहा है। आप जल्दी से बात रखिए। आपका बंद होना चाहिए इस टाइम। मैडम उपमन्यु जी प्लीज, माइक आपका बंद होना चाहिए। मानसिकता का व्यक्ति है, इसे ये नहीं पता है, इन्हें ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी में वो दिखाई दे रही है, मानसिकता दिखाई दे रही है। 80% से ज्यादा सांसद हमारे पीडीएस समाज से आते हैं। हमने हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। आपने पूछा हमसे नाम, हमारी पार्टी में दलित नेता कितने, हमने जवाब दिया। आप बताइए ना, आप बताइए कितनों को सम्मान दिया ना, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कितनों को सम्मान दिया। 2012 से 2017 में कितनों को सम्मान दिया जब आपका राज्य था? अभी नहीं, अभी की बात नहीं है, 2012 से 17 में कितनों को राज दिया? ठीक है, 2002 से 7 में नाज़िम किया आपने। चलिए शांत हो जाइए प्लीज। चलिए नेहा जी, चलिए ठीक है, नेहा जी शांत हो जाइए, नेहा जी शांत हो जाइए, नेहा जी शांत हो जाइए, उपमन्यु जी शांत हो जाइए। सर नेहा जी क्या आप चाहते हैं? नेहा जी उपमन्यु जी प्लीज, ठीक है, मुझे मजबूरन फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मैडम आपका। प्लीज आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। नाज़िम साहब बहुत देर से बहस सुन रहे हैं, जानकार आदमी हैं, स्कॉलर व्यक्ति हैं, उनकी जरा बात सुन लीजिए प्लीज। नेहा जी माइक आपका म्यूट है, रिकॉर्ड पर कोई बात नहीं जा रही। नाज़िम साहब। हाँ इकबाल जी, देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पे आपने चर्चा रखी, लेकिन इस चर्चा पे ना तो कोई बात हो पाई है, ना कोई तर्क रख पाए। तो देखिए मैं ये बता देता हूँ, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम का शब्द इस्तेमाल हुआ, तो हाथ से हिंदू हो गया प्लस माँ से मुसलमान, दोनों को मिला के बन गया हम। तो हम जब बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों की एकता अखंडता मजबूत होती है। लेकिन वहीं पर अगर जब बात आई थी कि दलित को लेकर, तो मैं ये कहता हूँ क्या दलित हमारे हिंदू भाइयों में नहीं आता? क्योंकि बार बार दलित को दलित कहकर संबोधित किया जा रहा था, और ये दलित को ये भी पूछा जा रहा था कि आपके दलित के अंदर क्या नाम है। लेकिन जब बात आई तो कहने लगे कि हाँ सनातन में हिंदुओं को लेकर इस तरीके की बात करेंगे। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी राज्य जिसका सेंटर पूरे देश के अंदर बच रहा है, तो वहीं पर इस तरीके की बात अगर सामने आती है। हाँ राष्ट्र के हम सब भारतीय हैं, हम सब मुल्क के संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत की बात रखते हैं। हम चाहते कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, शांति बनी रहे, ये मुल्क आगे बढ़े।
भाईचारा हमेशा कायम बना रहे। और शुरुआत में जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर आए, तो हम ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान अमन पसंद है, तो भारत का मुसलमान चाहता है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो घटना घटी है, केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वहां पर हस्तक्षेप करे। भारत की आवाम केंद्र सरकार के साथ अपने हिंदू भाइयों को लेकर चिंतित करते हुए, लेकिन बांग्लादेश के जो घटना है, वहां की घटना का बदला अगर भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करके लिया जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, हम सब बहुत बहुत शुक्रिया संविधान को मानने वाले। नाज़िम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि जिक्र उन्होंने किया था बांग्लादेश का, लेकिन विपक्ष का कहना है कि असल में उस जिक्र में उनकी जो फिक्र थी वो उत्तर प्रदेश थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई, ये कहना विपक्ष का है। देश का सवाल में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।